Assalamu alaikum and welcome to Educare ACC Hub. So our next topic in spreadsheet is formula. Formula can be used to perform a wide range of calculation. बहुत सी calculation आप formula को use करते हुए कर सकते हैं. All of which are performed much quicker than manual calculation. जो कि manual calculation की निस्बत बहुत जल्दी perform की जा सकती है. ऑपरेटर्स एंड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब आपके पास किस ऑर्डर से जो है वो आपकी, अगर सारे साइंस गिवन है तो किस ऑर्डर से उन्हें कंप्यूटर सॉल्व करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ पावर एक्सपोनेंटेशन. दिस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जिसका वन है, यानी अगर ये साइन आपके पास मौजूद होगा किसी फॉर्मूले में तो सबसे पहले, और बाकी साइंस के साथ, तो सबसे पहले इस साइन को सॉल्व किया जाएगा. देन आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड देन फिर आपके पास थर्ड पे आ जाता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फॉर द एक्सेल. नाउ ब्रैकेट्स. बाय इंसर्टिंग ब्रैकेट्स अराउंड पार्ट ऑफ फॉर्मूला, इट फोर्सेस एक्सेल टू कैलकुलेट द कंटेंट ऑफ ब्रैकेट फर्स्ट फॉलोड बाय द रिमाइंडर ऑफ द फॉर्मूला. तो अगर आपके पास ब्रैकेट्स एंटर्ड हैं, ब्रैकेट्स रिकॉर्डेड हैं, तो ऐसी सूरत में फॉर्मूला में अगर ब्रैकेट्स मौजूद हैं तो जो भी ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन मौजूद है उसे पहले सॉल्व आउट किया जाएगा, उसे पहले कैलकुलेट करेगा एक्सेल. बाद में जो भी रिमाइंडर ऑफ फॉर्मूला की कैलकुलेशन है वो परफॉर्म होगी. लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल सिंबल्स यूज्ड इन फॉर्मूला इज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन द स्प्रेडशीट. तो हम देख चुके हैं कि आपके पास सबसे पहले पावर का कंपोनेंट आता है, फिर उसके बाद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज हाउ ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस. सिंपल फॉर्मूला. अ फॉर्मूला मस्ट बी स्टार्ट विद इज इक्वल टू. अ फॉर्मूला मस्ट बी स्टार्ट विद इज इक्वल टू. अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो उसे पुट ऑन करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है सेल B3 में 5, C3 में 6 और D3 में 7. ठीक है. अब फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ इज इक्वल टू B3 सेल का नाम प्लस C3 इंटू D3. तो अकॉर्डिंगली इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के मुताबिक एक्सेल क्या करेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेगा. 6 7 42, एंड देन उसमें B3 की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाएगी, 5 ऐड कर दिया जाएगा, एंड आंसर विल बी 47. सो अगर आपने कोई भी रेफरेंस नहीं मेंशन की और आपके फॉर्मूला में एक से ज़्यादा सिंबल हैं, प्लस भी और मल्टीप्लिकेशन भी, तो एक्सेल पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेगा एंड देन फिर उसमें एडिशन किया जाएगा. सो इन दिस फॉर्मूला C3 एंड D3 इंफॉर्मेशन पहले मल्टीप्लाई की गई, 7 and 6 42, एंड देन उसमें B3 की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी गई. अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर लें और ब्रैकेट अगर आप पुट ऑन कर दें B3 और C3 के अराउंड, तो इन दैट केस आपके पास वट एवर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन B3 एंड C3, एक्सेल पहले इसे एड अप करेगा 11 एंड देन फिर D3 की इंफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई कर देगा. द आंसर वुड बी डिफरेंट. सो ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास आंसर आपका काफ़ी डिफर हो जाता है ब्रैकेट को सिलेक्ट करने की सूरत में. विच इज़ द अफेक्ट ऑफ यूजिंग ब्रैकेट इन द स्प्रेडशीट फार्मूला. नंबर 1, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कैलकुलेटेड बिफोर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को पहले कैलकुलेट करता है एक्सेल. ब्रैकेट लगाएंगे तब ऐसा नहीं है ज़रूरी. B, addition and subtractions are calculated before division and multiplication. ऐसा भी नहीं है. हाँ, अगर उनके गिर्द ब्रैकेट होती तो तब हम इसे कह सकते थे कि ठीक है. C, the contents of brackets are calculated first. This is the point. The content of the bracket are calculated first. This is what we have mentioned in the theory कि ब्रैकेट लगाने के हवाले से क्या आ जाता है. By inserting bracket around the part of formula, it forces Excel to calculate the content of bracket first. कि ब्रैकेट में जो कंटेंट है उसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा. सो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर अस. द कंटेंट ऑफ द ब्रैकेट आर कैलकुलेटेड फर्स्ट. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सम बटन की. आपके पास
जितनी भी आप एक ऑटो सम का आपके पास टैब मौजूद है होम टैब में, जिसे आप सेलेक्ट करके डायरेक्टली टोटल मेंशन कर सकते हैं। द सम बटन एंटर्स सम वैल्यूज इन सेल A1 टू A6। जैसे मैंने ये वैल्यूज एंटर कर दी A1 से A6 तक, 578552। मेक एक्टिव सेल A7 सेल को एक्टिव किया और क्लिक द सम बटन, और सम बटन को क्लिक कर दिया। अब ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला एंटर हो जाएगा कि A1 से A6 तक जितनी भी वो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास सम अप होकर सामने आ जाएगी, आंसर उसका आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास कैसे लिखा जा सकता है, C4+5। अगर आप ये फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, दिस फॉर्मूला मीन्स एड 5 टू वैल्यू ऑफ C4, कि C4 सेल में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, C4 सेल में जो भी वैल्यू लिखी है उसमें 5 ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट इज मीन बाय इज इक्वल टू C4+C5? इसका मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन या जो भी फिगर सेल C4 में और सेल C5 में लिखी है वो उसे ऐड कर देगा। अगर आप C4 से लेकर C6 तक, या आपके C4, C5, C6 की जो सेल में फिगर लिखी है उसे ऐड अप करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला इज इक्वल टू सम C4, C5, C6। और इसी बात को आप एक डिफरेंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन एक ही होगा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट C4:C6। सो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन। आपके पास अगर आप C4 से लेकर C6 तक सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसे सम अप करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दीज टू फॉर्मूला। इफ योर रिटर्न इज इक्वल टू C4-5, तो उसका मतलब यह है कि जो भी C4 सेल में फिगर लिखी है उसमें से 5 माइनस कर दिया जाएगा। और अगर आप लिख रहे हैं इज इक्वल टू C4-C5, इसका मतलब है सेल C4 की फिगर में से सेल C5 की इंफॉर्मेशन माइनस कर दी जाएगी। And if you write it as is equal to C4 minus C5 minus C6 minus C7 minus C8, so फॉर्मूला जितनी भी फिगर C5, 6, 7, 8 में लिखी हैं उन सब को C4 की इंफॉर्मेशन में से, फिगर में से सब्ट्रैक्ट कर देगा। और यही फॉर्मूला इजीली आप कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू C4 माइनस सम ब्रैकेट C5:C8 ब्रैकेट क्लोज। सो दिस कैलकुलेशन अगर आप ये चाह रहे हैं कि C4 में से C5, 6, 7, 8 की इंफॉर्मेशन जो है वो माइनस कर दी जाए, तो दीज टू फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, इन द स्प्रेडशीट व्हाट इज द फॉर्मूला इन C11? C11 में क्या फॉर्मूला शो किया जा रहा है? अब C11 में अगर आप देखें तो दिस इज अ सम ऑफ 2100, 43, 23, 45, 56, 80, 345, इन सब का सम है। इनके सेल के नेम को अगर हम कंसिडर करें तो दिस इज फ्रॉम C5 टू C9। तो C5 से C9 तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे सम अप करके प्रेजेंट किया जा रहा है C11 के सेल में। सो फर्स्ट इज योर राइट ऑप्शन। सेकेंड एंड फोर्थ आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज हम सम की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, एवरेज की नहीं। सो B एंड D आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट इज द मिस्टेक इन C में मिस्टेक ये है कि आपने C5 से लेकर C11 तक सारी इंफॉर्मेशन C11 के सेल में ही प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी जो है C5 से लेकर C11 तक, C11 की जो 14,770 की इंफॉर्मेशन है वो भी अब C11 पे ही शो करना चाहते हैं। लेटर ऑन यू विल स्टडी कि दिस इज नोन टू बी सर्कुलर रेफरेंस। ये एरर आ जाती है कि जिस सेल में आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं कि प्रेजेंट की जाए, उस सेल की इंफॉर्मेशन भी अगर आप एडअप कर देते हैं तो वो आपके लिए सर्कुलर रेफरेंस का एरर शो करता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द फॉर्मूला डिस्प्ले? बार डिस्प्ले। आपके पास फॉर्मूला बार में क्या डिस्प्ले होता है? जैसे ये 14,770 के आपने जो है वो सम अप किया, पीछे जो फॉर्मूला हमने लिखा था, तो फॉर्मूला बार में क्या डिस्प्ले हो रहा है? फॉर्मूला इसका डिस्प्ले हो रहा है।
कि हमने क्या फार्मूला पुट ऑन किया था। दोस्तों फार्मूला इन द एक्टिव सेल एंड नो अदर इंफॉर्मेशन, द लोकेशन ऑफ एक्टिव सेल एंड द फार्मूला इन द एक्टिव सेल। तो इसमें आपके पास लोकेशन भी मेंशन की जा रही है और फार्मूला भी जो एक्टिव सेल में पुट किया, राइट। तो ये दोनों चीज़ें शो की जा रही हैं। C11 आपके पास लोकेशन कि कहाँ पे ये फार्मूला पुट किया गया है और साथ में फार्मूला भी शो किया जा रहा है। तो बोथ थिंग्स आर शोन हेयर, सो बी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द सेल E9 shows the total of XY value. E9 आपके पास जो सेल है वो टोटल ऑफ XY वैल्यू शो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट एंट्री फॉर दिस सेल? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट एंट्री फॉर दिस सेल? ये भी मेंशन कर रहे हैं A9 को हम B9 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 7.4 को 747 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है? आंसर इज, आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 747.7 multiplied by 7.4, this is something different, 5532, right? This is not the information present here. Second is equal to sum E4 to E8. तो E4 से E8 तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सम अप किया जा रहा है E9 के सेल में, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। सी में क्या मिस्टेक है? सी में मिस्टेक ये है कि A9 से लेकर आप D9 तक की इंफॉर्मेशन ऐड करें, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। यू कैन सी दैट कि वाई में आपके पास वाई स्केयर में 1,17,000 समथिंग फिगर है, तो वो उसको सम अप करने से 1175 नहीं आता। डी में मेंशन किया गया C9 को D9 से मल्टीप्लाई कर दें। अगेन C9 की फिगर 11.78 है और D9 की 1,17,549, तो दिस इज अ ग्रेट अमाउंट कि जो आपके पास E9 में आ जाती। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी यू एंटर इन द सेल B4? सेल B4 क्या है आपके पास? B4 में टोटल मेंशन है, जून मई और अप्रैल की जो फी है उसका टोटल। व्हेन यू कंस्ट्रक्ट द मॉडल, द बेस्ट यूज ऑफ स्प्रेडशीट फैसिलिटी। अच्छा, सिंपली तो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, 22,500, 22,000 और 21,500, ये टोटल 66,000 ही आएगा। लेकिन ये स्प्रेडशीट के अंदर इसमें कोई यूज़ नहीं, आप तो कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेट कर रहे हैं। स्प्रेडशीट तो तब यूज़ होती है कि आप फार्मूला पुट करें, तो उसके लिए आप इज इक्वल टू सम C4 से E4 जो फार्मूला पुट करेंगे कि C4 से E4 तक जितनी भी फिगर हैं वो सम अप होकर आपको प्रेजेंट की जाए। दिस इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट टू और रॉन्ग के सिंपली इसमें हम फिगर्स ऐड कर रहे हैं जैसे कैलकुलेटर पे ऐड की जाती हैं, तो वहाँ पे हम एक्सेल यूज़ नहीं कर रहे। ऑल्दो करेक्ट है, लेकिन एक्सेल यूज़ करने के हवाले से ऑप्शन जो है वो नहीं बनता। बिकॉज क्वेश्चन इज व्हाट शुड यू एंटर इन सेल B4 व्हेन यू कंस्ट्रक्ट द मॉडल टू मेक बेस्ट यूज ऑफ स्प्रेडशीट फैसिलिटीज, राइट। एंड डी में आपके पास C to E मल्टीप्लाई बाय 4 के C और E की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको आप मल्टीप्लाई करें 4 से, तो दैट विल गिव यू अ डिफरेंट आंसर, नॉट दिस कि आपके पास इसका सम अप होके फिगर नहीं आएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे B4 में टोटल चाहिए 3 मंथ्स की फ़ी का। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट करेक्टली परफॉर्म द कैलकुलेशन रिक्वायर्ड इन B17? नॉट करेक्टली कैलकुलेट। B17 में आपके पास नेट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, दैट कुड बी द सम ऑफ C17 टू E17, C17 से लेकर E17 का सम हो सकता है। दैट कुड बी sum of all this figure from B7 to B15 subtracted from B4, वो भी आपके पास ऑप्शन आ सकता है इसका। एंड देन थर्ड वन इज C4 से लेकर E4 तक के टोटल में से C7 से लेकर E15 तक की फिगर्स को माइनस कर दिया जाए, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा नेट फिगर का। सो हेयर यू कैन सी B4 में जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे माइनस सम B7 टू B15, तो B7 से B15 तक इन्फॉर्मेशन माइनस कर दें, तो दिस इज राइट। सेकेंड इज इक्वल टू सम C17 टू E17। अगर आप C17 से E17 का टोटल करें तो वो कह रहे हैं कि ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू, आपके पास B C17
और से E17 तक का सम कर दें वो भी आ जाएगा। लेकिन थर्ड वन इज़ नॉट राइट कि यहाँ पे आपके पास इज इक्वल टू का साइन आपने नहीं डाला, सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। नो डाउट हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि अगर आप सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं लाइक दिस वन कि C4 में से यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन आपके पास डला हुआ है, तो इज इक्वल टू का साइन आपके लिए फॉर्मूला में पुट इन करना लाजमी है। सो दिस इज द मिस्टेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इज इक्वल टू C4 माइनस C5 माइनस C6 माइनस C7 माइनस C8, दिस फार्मूला सब्ट्रैक्ट द वैल्यू इन ऑल दीज सेल्स फ्रॉम सेल C4। तो यूँ फार्मूला लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि आपने इज इक्वल टू का साइन पुट नहीं किया, तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू कि ये फार्मूला लिखा नहीं जा सकता यूँ। इसके बाद यू नाउ विश टू मेक योर मॉडल मोर सोफिस्टिकेटेड टू इंक्लूड द परसेंटेज चेंज इन द रेवेन्यू बाय मंथ। इस चीज़ को हम फॉर्मेटिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं कि परसेंटेज चेंज इन मंथ बाय मंथ अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एक मंथ से दूसरे मंथ जो भी चेंज आई है उसे बेसिक जो मंथ है उससे डिवाइड कर देना एंड देन फॉर्मेटेड एज परसेंटेज। तो ए इज़ योर राइट ऑप्शन। बी में हम बात कर चुके हैं कि बी की मिस्टेक क्या है कि आपके पास ब्रैकेट नहीं डले हुए, सो यहाँ पे कैलकुलेशन में वो D4 को पहले D4 से डिवाइड कर देगा। सी में मिस्टेक ये है कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि अगर आप फॉर्मेट एज परसेंटेज करते हैं तो ये एक्सेल खुद आपको करके देता है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। और डी में मिस्टेक ये है कि इसमें आपको चेंज कंसिडर ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ C4 को D4 से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ अ कंपनी, अब इसमें आपके पास क्वेश्चन में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़ होगी, आपकी नॉलेज की मटेरियल के चैप्टर से। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट टू द सेल F1 to F12 contain the budgeted monthly sales units for the 12 month of the next year in sequence, with January sale in cell F1 and finishing with December sales in F12। ठीक है। The company policies for the closing inventory of finished good each month is to be 10% of budgeted sales unit for the following month। यानी जनवरी के मंथ की जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो फरवरी के मंथ की सेल का 10% होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल जनरेट द बजटेड प्रोडक्शन फॉर मार्च नेक्स्ट ईयर। तो रिमेंबर यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन के हवाले से हम कैसे प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन कैलकुलेट सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला यूज होता है प्रोडक्शन फाइंड आउट करने का। अब आपने मार्च की प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है। मार्च की प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है। मार्च के मंथ में जो सेल हुई है वो रिप्रेजेंट होगी F3 से, क्योंकि अगर जनवरी का F1 है, फरवरी का F2, तो मार्च का F3 होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास क्या होगी? नेक्स्ट मंथ की सेल्स की 10%। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगी 10% और 0.1 ऑफ F4, अप्रैल के महीने की सेल्स की 10%। और ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास क्या होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपके पास प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, फरवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फरवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास आ जाती है 10% ऑफ सेल्स इन F3, यानी मार्च की सेल्स का 10%। सो ये फॉर्मूला आपके पास बनता है। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें तो इट वुड बी F3 प्लस 0.1 F4 माइनस 0.1 F3। अब F3 में से 0.1 F3 अगर आप माइनस कर दें तो इट वुड बी 0.9 F3 प्लस 0.1 F4। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू, और ये आपके पास ऑप्शन डी में मेंशन किया गया है कि 0.9 F3 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो इसको इस फॉर्मूला की मदद से आपने सॉल्व करना है कि प्रोडक्शन जितनी भी आपके पास रिक्वायर्ड है, दिस इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी। मार्च के मंथ की क्लोजिंग इन्वेंट्री अप्रैल की सेल्स का 10% और मार्च के मंथ की ओपनिंग इन्वेंट्री मार्च की सेल्स का 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, a salesman receives a basic salary and a bonus based on 5% of sales made. His basic salary is entered onto a spreadsheet in cell B5। ठीक है,
His sales figure is split between home sales and cell C5 and overseas sales in cell D5. The commission percentage of 5% is entered in cell E5. Total commission is calculated in cell F5 and would determine using the formula. अब सिचुएशन क्या है कि एक सेलमैन को बेसिक सैलरी मिल रही है प्लस 5%, जितनी भी उसने सेल्स की है उसका 5%, उसकी बेसिक सैलरी जो है वो सेल B5 में एंटर हो जाती है। ठीक है। हिज सेल्स फिगर इज स्प्लिट बिटवीन होम सेल्स एंड ओवरसीज सेल्स। वो जो सेल कर रहा है वो कंट्री में भी सेल कर रहा है, और जो कंट्री में सेल की जा रही है वो सेल C5 में मेंशन है, और जो ओवरसीज सेल की जा रही है वो सेल D5 में मेंशन है। कमीशन की परसेंटेज 5% एंटर की गई है E5 में। टोटल कमीशन जो कैलकुलेट किया जा रहा है वो सेल F5 में कैलकुलेट किया जा रहा है, और सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, वो बेसिक सैलरी की बात नहीं कर रहे। टोटल कमीशन इज कैलकुलेटेड इन सेल F5 एंड वुड बी डिटरमाइंड यूजिंग द फार्मूला। तो आपके पास C5 यानी होम सेल्स और D5 ओवरसीज सेल में जितने भी टोटल है उस पर 5% अप्लाई करनी है, और ये 5% E5 में लिखी है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास सेल्स की है C5 प्लस D5, उसे E5 की इंफॉर्मेशन यानी 5% से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। द सेल F5 shows the opening position for month 3। सेल जो आपके पास F5 है ये ओपनिंग पोजीशन शो करता है मंथ 3 की, एंड दिस इज 2860। ठीक है। द वैल्यू इन दिस सेल इज अ फॉर्मूला। ये जो भी आपके पास 2860 की फिगर है ये भी फॉर्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ करेक्ट एंट्री फॉर दिस सेल। पहले इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि इज इक्वल टू E7 माइनस E30 प्लस D32। ई सेवन में आपके पास इंफॉर्मेशन है इनकम। ठीक है। उसमें से आप E30 और E30 में आपके पास टोटल कॉस्ट मेंशन है वो भी माइनस कर दें, और आपके पास अगर sorry, ये है E32 अगर आप इसमें से लेस कर दें और 32 भी, E32 में ये ऐड कर दें, D32 ऐड कर दें। फर्स्ट ये कि E7 में से E30 माइनस करना है। E7 में आपके पास 15,000 इनकम लिखी है, E30 में आपके पास टोटल कॉस्ट लिखी है, तो इसमें से कॉस्ट लेस कर दें, आपके पास आ जाएगी फिगर। दिस इज ऑलमोस्ट 1430। ठीक है। इस 1430 में D32 पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है 1430 वो ऐड कर दें तब ये 2860 आता है, तो दिस इज राइट। सेकेंड आपके पास ऑप्शन ये है कि आप क्या करें कि E5 में E7 ऐड कर दें। E5 आपके पास है ओपनिंग पोजीशन 1430, इसमें E7 15,000 ऐड कर दें तो यह आ जाएगा 16,430, और माइनस इसमें से कर दें E30 आप इसमें से माइनस कर दें, यानी टोटल कॉस्ट 13,570। तो ये भी आप करके देखेंगे, आपके पास ऑप्शन यही आएगा, मतलब आंसर यही आएगा। सो दिस इज ऑल्सो राइट। थर्ड E32, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास E32 में गिवन है 2860 वही आपके पास नेक्स्ट ओपनिंग पोजीशन है। दिस इज ऑल्सो राइट। लेकिन एक्सेल में आपके पास डायरेक्टली फिगर मेंशन नहीं की जाती, वरना एक्सेल का यूज नहीं है, सो दैट इज वाई सेल के नाम से उसे प्रेजेंट किया जाता है। डी इज योर राइट ऑप्शन, क्योंकि उनका क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ करेक्ट एंट्री फॉर दिस सेल। द फॉर्मूला इन D17 में जो फॉर्मूला है, adds a percentage national insurance charge to the sub total of staff cost। जो सब टोटल है स्टाफ कॉस्ट का उसको नेशनल इंश्योरेंस चार्ज की परसेंटेज ऐड कर रहा है D17। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला शोन बिलो वुड बी अ सुटेबल फार्मूला फॉर सेल D17, यानी D17 में जो 1020 की फिगर है ये आपके पास किस फॉर्मूला की मदद से आई है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं कि D11 से D17 तक के सम को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें। D11 से लेकर D17 तक के, अब 17 को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं तो ये आपके पास अगेन सर्कुलर रेफरेंस आ जाता है
कि जिस सेल में आप फार्मूला एंटर कर रहे हैं उस सेल को भी आप इंक्लूड कर दें, तो दिस इज़ अ मिस्टेक नेम्ड एज सर्कुलर रेफरेंस। तो ए और डी तो इस लिहाज से गलत हो गए क्योंकि दोनों में आपने D17 को इंक्लूड किया। बी इसलिए गलत है कि हम परसेंटेज ऐड नहीं कर रहे बल्कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन कि D11 से D16 तक जो सम है उसको 10% से मल्टीप्लाई कर। The cell D30 shows the total cost. Which of the following is correct formula for this cell? सेल D30 में आपके पास टोटल कॉस्ट शो की जा रही है, ठीक है। अब आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर दिस। पहली बात है डी तो ऑल टुगेदर गलत है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन नहीं डाला हुआ, राइट। अब आपके पास बाकी इंफॉर्मेशन में, अब चूंकि हमें टोटल कॉस्ट शो करनी है, टोटल कॉस्ट आपके पास ये 42,140 है। इट इज़ अ सम ऑफ टोटल स्टॉक कॉस्ट 11,220 प्लस टोटल अदर कॉस्ट 2,350, इन दोनों का सम है। तो इज इक्वल टू आपके पास D28 प्लस D18 इज अ सिंपल फार्मूला एंड दिस इज द राइट चॉइस। बी और सी इसलिए गलत है कि बी में आपके पास D11 से D28 तक सारी इंफॉर्मेशन को सम अप किया जा रहा है, D11 से D28 तक। और अगर आप D28 को भी सम अप कर रहे हैं D11 से लेकर तो इसमें आपके पास ये 11,220 की जो फिगर है ना, ये भी ऐड हो जाएगी, जो कि आपके पास D11 से D16 का सम है, 17 का सम है। तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग। और सम D7 से ऑनवर्ड्स अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें इनकम भी आप ऐड कर रहे हैं, इनकम नहीं ऐड करनी क्योंकि क्वेश्चन कॉस्ट के बारे में, इनकम के बारे में नहीं।